नमस्कार साथियों, आज के इतिहास में हम लोग लोधी वंश के इतिहास को देखेंगे। इसके पहले का जो इतिहास है उसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उसको आप प्राप्त कर लेंगे। देखिए, आज सीधा सीधा हम बहलोल लोधी के शासनकाल को, सिकंदर लोधी के शासनकाल को और इब्राहिम लोधी के शासनकाल को पढ़ेंगे। लोधी वंश में यही 3 शासक हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। उसको अभी हमने दर्शाया नहीं है, अभी उसको भी हम लिख करके उसको भी बाकायदा पढ़ाएंगे। पहले इन दोनों शासकों को पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं बहलोल लोधी। देखिए, बहलोल लोधी कैसे शासक बना है, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर सीधा हम आगे बढ़ेंगे। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है और इसने लोधी वंश की स्थापना कब की? 19 अप्रैल 1451 को इसने लोधी वंश की स्थापना की और उसी दिन बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके ये अपना सिंहासनारोहण किया। यानी लोधी वंश की स्थापना और सिंहासनारोहण दोनों चीज़ें एक ही साथ हुई हैं और सिंहासनारोहण जिस नाम से किया है उस वह नाम है बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ इसने अपना सिंहासनारोहण किया था और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अफगानिस्तान का है। इसके पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो अफगान का था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हो। यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अफगानिस्तान का यह पहला शासक है जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा है। और इस बहलोल लोधी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है ना, जौनपुर की स्वतंत्रता का अंत करना है। आप लोग जानते होंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और उस नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर नाम के हिजड़े ने जौनपुर को स्वतंत्र कराया था। उसी जौनपुर की स्वतंत्रता का इसने क्या किया? अंत किया। इसके जीवन का यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जौनपुर की स्वतंत्रता का अंत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के शासक बहलोल लोधी ने जौनपुर की स्वतंत्रता का अंत किया था। जबकि जौनपुर को स्वतंत्र किसने कराया था? तो मलिक सरवर नाम के हिजड़े ने इसको स्वतंत्र कराया था। अब देखिए, जब इसने जौनपुर को स्वतंत्र कराया ना, तब समय था 1489 ईस्वी। 1489 ईस्वी में जौनपुर पर इसने अधिकार किया और अपने बड़े पुत्र बरबराक शाह को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और ये बरबराक शाह वहाँ जौनपुर में एक शासक की तरह शासन करना शुरू कर दिया। देखिए, बहलोल लोधी जब शासक बनाना तो बहलोल लोधी के आमंत्रित करने पर अफगानिस्तान से बहुत सारे मुसलमान उस तरह से आए जैसे टिड्डियों का दल आता है। उसी तरह से टिड्डियों के दल के समान बहुत सारे अफगान लोग भारत आए और भारत आकर के यहाँ पर बसे। और ये शासक बहलोल लोधी उन अफगान सरदारों को अपने समकक्ष का दर्जा देता था, यानी अपने समान मानता था। उनको मकसद ए अली कह करके पुकारता था, यानी बहुत ज़्यादा उनको मान्यता देता था। इतनी ज़्यादा मान्यता देता था कि जब राज दरबार लगता था तो वहाँ पर शासक को आना चाहिए और बैठना चाहिए, उसके बाद उन लोगों को बैठना चाहिए, लेकिन ये पहले उन लोगों को बैठाता था उसके बाद बैठता था। तो इतना ज़्यादा ये उनको सम्मान देता था, समानता का भाव उनसे इतना ज़्यादा रखता था, है ना। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह वंश कौन सा है जहाँ पर जिसमें सबसे अधिक भाईचारे का सिद्धांत देखने को मिलता है? तो ये बहलोल लोधी यानी लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी के शासनकाल में सबसे अधिक भाईचारे का सिद्धांत चल रहा था। तो यहाँ से राजत्व सिद्धांत से क्वेश्चन आता है कि राजत्व सिद्धांत कैसा था? तो लोधी वंश का राजत्व सिद्धांत जो था वो भाईचारे पर आधारित था, यानी समानता पर आधारित था। यहाँ पर एक दूसरे के समान माना जाता था, कोई ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं करता था। कौन? बहलोल लोधी। जब इस बहलोल लोधी के जीवन का अंतिम समय आया ना, तो इसके 2 पुत्र, बड़ा पुत्र बरबराक शाह और छोटा पुत्र निजाम शाह और इसका एक पौत्र आजम हुमायूं, इन तीनों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। और जब संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में जो छोटा पुत्र था जिसका नाम है निजाम शाह, ये उस संघर्ष में सफल रहा और ये सफल रहा तो ये अगला शासक यही बना। और निजाम शाह इसने अपना नाम परिवर्तित किया, सिकंदर शाह गाजी की सिकंदर शाह की उपाधि को धारण करके ये सिंहासन पर बैठा। तो अगला जो शासक है वो कौन है? बहलोल लोधी का छोटा पुत्र जिसको निजाम शाह कहा जाता था, है ना। और यही अगला शासक बना। किस नाम से? सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिकंदर लोधी के नाम से इसने शासन किया। राज्याभिषेक इसका कब हुआ है? जुलाई 1489 को इसका राज्याभिषेक हुआ है।
है ना। जब ये शासक बना सिकंदर लोदी तो इसने सरदारों की दृढ़शीलता को समाप्त कर दिया, यानी इसके शासन काल में सरदार को समकक्ष का दर्जा मिलता था, है ना, अपने समान माना जाता था, मकसद अली कह करके ये शासक पुकारता था। लेकिन इसने इन सब का अंत कर दिया, उनको राज दरबार में इतना अधिक सम्मान देने का जो प्रचलन था उसको समाप्त कर दिया, है ना। तो सरदारों की दृढ़शीलता का समापन यहाँ पर हो जाता है इसके शासनकाल में, और इस तरह से राज्य की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि जब शासक इनको इतना समानता का दर्जा दे रहा है, उनको अपने पास बैठा रहा है, बुला रहा है, तो यहाँ पर शासक के ऊपर कितना बड़ा खतरा हो सकता है ना। तो ये वहाँ पर एक शासक जो है वो बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से फैसला कम ले पाएगा, अन्य लोगों से सुझाव ज़्यादा लेगा, इसलिए यहाँ जो शासक है वो शक्तिशाली कम है। लेकिन यहाँ पर सरदारों की दृढ़शीलता को समाप्त करके राज्य की शक्ति में वृद्धि कर दिया किसने? सिकंदर लोदी ने। ये जो सिकंदर लोदी है ये शहनाई सुनने का शौकीन था, शहनाई सुनने का ये शौकीन था, और ये खुद गुलरुखी उपनाम से, है ना, जैसे इसका नाम तो सिकंदर लोदी है ना, पहले निजाम शाह था और सिकंदर लोदी बाद में नाम, सिकंदर शाह बाद में नाम पड़ा, लेकिन इन दोनों नाम के अलावा इसका तीसरा नाम गुलरुखी है, जिस नाम से ये कविताएं लिखता था और उसको प्रकाशित भी करवाता था। तो ये शहनाई सुनने का शौकीन था और रचनाएं भी ये करता था, और रचना जो भी इसकी होती थी वह रचना गुलरुखी उपनाम से मिलती है। सिकंदर लोदी गान विद्या से अति प्रेम करता था, ज़्यादा प्रेम उसको गान विद्या से था, यानी वो ये संगीतियों में ज़्यादा रुचियाँ लेता था। तो गान विद्या पर आधारित लज्जत सिकंदर शाही, और ये आयुर्वेद में भी इसका विश्वास था, और इसने आयुर्वेद ग्रंथ फरहंगे ए सिकंदरी इन दोनों का संकलन करवाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लज्जत सिकंदर शाही का संकलन किस शासक ने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था, या फरहंगे ए सिकंदरी इसका संकलन किसने करवाया था? ये भी सिकंदर लोदी ने करवाया था। और ये फरहंगे ए सिकंदरी ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, लज्जत सिकंदर शाही ये गान विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और ये जो सिकंदर लोदी है ना, सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की, और उस आगरा नगर के अंदर बादलगढ़ किले का निर्माण भी इसने करवाया था, और मूठ मस्जिद का निर्माण भी इसने यहीं पर करवाया था, आगरा में ही करवाया था। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि आगरा नगर जो कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, उस आगरा नगर की स्थापना करवाने वाला शासक कौन है? वो है सिकंदर लोदी। कब करवाया था? 1504 ईस्वी में करवाया था। और इस आगरा नगर के अंदर जो किला बनवाया उस किले का नाम था बादलगढ़ का किला। इसने भूमि के मापन के लिए सिकंदरी ए गज यानी सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदरी ए गज नामक पैमाने को चलवाया। और इसकी यहाँ कुछ क्रूरता देखने को मिलती है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही धर्मों में जहाँ पर अंधविश्वास इसको दिखता था वहाँ पर इसने रोक लगाने का प्रयास किया। जैसे इसने हिंदुओं के ज्वालामुखी मंदिर को यह तुड़वा करके उसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी है ना। इसका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, इसलिए इसने मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को दंडित किया और मूर्तियों को तुड़वा करके वह कसाईयों को दे देता था मांस तौलने के लिए। उसमें से एक उदाहरण देखने को मिलता है ज्वालामुखी मंदिर का, है ना। ज्वालामुखी मंदिर को इसी ने तुड़वाया और उसके टुकड़ों को दे दिया कसाईयों को मांस तौलने के लिए। इसने क्या किया ना, मथुरा में हिंदुओं को यमुना नदी में स्नान करना है। मथुरा के समीप से जो यमुना नदी बहती है उस यमुना नदी में हिंदुओं को स्नान करने पर इसने रोक लगा दी। वहाँ पर लोग जा कर के जो बाल मुंडवाते हैं, सिर का मुंडन करवाते हैं, उस पर इसने रोक लगा दी, क्योंकि इसको यहाँ पर अंधविश्वास दिखता था। उसको नहीं लगता था कि यहाँ पर इनकी श्रद्धा है, इनका भाव है, ये सब नहीं, है ना। तो मथुरा में हिंदुओं को यमुना नदी में स्नान करने और बाल मुंडन करवाने पर इसने रोक लगा दिया था। इतना ही नहीं, इसने मुस्लिम धर्म में जहाँ पर इसको पाखंड दिखता है, जैसे कि मुस्लिमों को इसने ताजिया निकालने पर रोक लगा दिया। मुस्लिम स्त्रियां जो होती थी, मुस्लिम महिलाएं जो होती थी, वो पीरों के संतों पर मज़ारों पर जाती थी, उनको भी पीर और संतों के मज़ार पर जाने पर उस प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक ऐसा शासक है जो पाखंड यानी जहाँ पर अंधविश्वास है वहाँ पर ये उसका खंडन करता है। और उसी के समकालीन कबीरदास थे।
है ना। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? कबीर दास थे। आप जानते हैं कि ये भी अंधविश्वास का खंडन करने वाले हैं, और सिकंदर लोदी भी जहाँ अंधविश्वास देखता था वहाँ पर समर्थन नहीं करता था, उसका खंडन करता था, है ना। और इस सिकंदर लोदी ने बोधन नाम के ब्राह्मण को मृत्युदंड मात्र इसलिए दे दिया था क्योंकि इसने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को समान बताया था। जब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को समान बतलाने वाले बोधन नामक ब्राह्मण को इसने मृत्यु दंड की सजा दी थी। और इस सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई, और इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी। तो यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बना है कि कबीर दास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और आगरा नगर की स्थापना किसने की है? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। सिकंदरी गज ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और आगरा नगर के अंतर्गत जो बादलगढ़ का किला बनवाया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दो शासक हो गए, एक तो बहलोल लोदी और दूसरा सिकंदर लोदी। आइए अब इसके आगे हम इब्राहिम लोदी को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के बाद जो तीसरा शासक है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसने अपना राज्याभिषेक उसी दिन करवाया जिस दिन इसके पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी। इसके पिता की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हुई थी, और इसने भी अपना राज्याभिषेक इसी दिन करवा लिया 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। इसने जब अपना राज्याभिषेक कराया तो इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और ये जो इब्राहिम लोदी है ना, ये सैनिक योग्यता से संपन्न था, यानी ये सैन्य व्यवस्था को संचालित करने में सफल था। ये एक अच्छा सैनिक भी था, है ना। लेकिन इसके अंतर्गत इसमें जो सद्बुद्धि और संयम का अभाव था, सद्बुद्धि और संयम के अभाव के कारण ही इसने अफगान सरदारों को अपने विरुद्ध कर लिया, अफगान सरदारों को अपने विरुद्ध किया। साथ ही साथ इसके चाचा थे आलम खां लोदी, और इसका एक सरदार था जो कि पंजाब क्षेत्र में था, दौलत खां। इन दोनों को भी इसने अपने विरुद्ध कर लिया, और इन दोनों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। और रच क्या दिया ना, जैसे ये भारत है, ये मैं भारत का मैप बनाऊं, देखिए थोड़ा सा अच्छा बने तो भी, है ना। ये देखिए यहाँ पर काबुल है, और इस काबुल में उस समय बाबर यहाँ पर शासन कर रहा था। और इस बाबर को इस आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर ने धीरे धीरे भारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको लगा कि भारत पर आक्रमण करूंगा तो मुझको भारत की तरफ से कुछ लोगों का सहयोग सपोर्ट भी मिलेगा, तो भारत पर विजय करना आसान बात होगा। तो इन दोनों ने आमंत्रित किया बाबर को, और बाबर भारत पर आया। और ये पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और देखिए, ये पानीपत का जब युद्ध हुआ तो ये पहली बार बाबर ने भारत पर नहीं आक्रमण किया, है ना। ये बाबर का 5वां आक्रमण है। तब ये 5वें आक्रमण का परिणाम है कि ये पानीपत का युद्ध हो रहा है, जो केंद्र में जो शासक था इब्राहिम लोदी, उस पर हो रहा है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। साथ ही साथ इसका अपना एक साथी था जो ग्वालियर का शासक था, विक्रमजीत भी इसी के साथ युद्ध स्थल पर ही मारा गया। और वहीं जब ये मारा गया तो लोदी वंश का यहीं पर अंत होता है। न केवल लोदी वंश का अंत होता है, बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी यहीं पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत दोनों का, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के अंत के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है, और एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का इतिहास से जो सांस्कृतिक प्रश्न बनते हैं उनको लेकर के एक वीडियो मेरा और आएगा दिल्ली सल्तनत का, है ना। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कल पढ़ा लेने के बाद में आप लोगों को ये मुगल वंश का इतिहास में भी इसको भी पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।